हम BA फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के एक विषय के बारे में हम पढ़ेंगे और वो विषय है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पिछले कुछ क्लासेस में हमने कुछ परतों के बारे में जानकारी या आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन अभी कुछ और बाकी रह गई हैं, तो हम उनको इस क्लास में लेंगे। तो जो पृथ्वी की जो परतें हैं उनकी मोटाई और गहराई अलग अलग है और साथ में उनका घनत्व भी अलग अलग है। तो अब हम जब बात करते हैं कि सबसे पहले हम डॉली को लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने पृथ्वी की परतों के बारे में बताया है। डॉली महोदय ने बताया कि जो सबसे बाहर की या जो परत है या आउटर जोन जो है वो सिलिकेट पदार्थों का बना हुआ है और इसका औसत घनत्व है 3 और इसकी मोटाई 1000 मील या 1600 किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यवर्ती परत की। तो जो ये परत है वो बाह्य भाग के नीचे है और केंद्रीय भाग के ऊपर है और इसका जो निर्माण हुआ है वह लोहे और सिलिकेट से हुआ है। इसका घनत्व 4.5 से 9 है और इसकी मोटाई जो है वो 800 मील या 1280 किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्रीय भाग की या सेंट्रल जोन की। तो जो मध्य परत है उसके नीचे पृथ्वी की अंतिम या तीसरी परत पाई जाती है और इस परत का जो केंद्रीय भाग है वो ठोस भाग के रूप में और लोहे का बना हुआ है, जिसका घनत्व 11.6 है और व्यास जो है वो 4400 मील या फिर 7040 किलोमीटर है। तो ये तो बात है कि ये डॉली नाम के भूगोलवेत्ता के द्वारा। अब हम बात करते हैं जेफरीज के अनुसार। जेफरीज ने ये बताया कि जो भूकंपीय लहरें हैं उनके आधार पर भी हम पृथ्वी की 4 परतें ले सकते हैं। एक सबसे पहली जो होती है वो होती है बाह्य या प्रथम परत। ये परतदार शैलों से बनी हुई है। इसके अलावा द्वितीय परत जो है वो ग्रेनाइट चट्टान की बनी हुई है और तृतीय या मध्यवर्ती परत जो है वो थेचिलाइट या डायोराइट से बनी हुई है और चौथी या निचली परत है वो डोनाइट, पेरिडोटाइट या इक्लोजाइट नामक चट्टान से बनी हुई है। अब ये तो भूगोलवेत्ता की बात हम लेते हैं होम्स को। जो होम्स ने बहुत साधारण तरीके से बताया कि पृथ्वी की जो है वो 2 परतें बनी हुई हैं। उन्होंने प्रथम परत को माना कि वो क्रस्ट से बनी हुई है। इसकी रचना ऊपरी और मध्यवर्ती परत को मिलाकर बनी होती है। इसमें सारा अपना सियाल का भाग आ जाता है और सीमा का ऊपरी भाग आ जाता है। हमने जब स्वेस की परतों के बारे में पढ़ा था तो हमने 2 परतों के बारे में पढ़ा था। सबसे ऊपर की परत जो होती है वो सिलिका और एल्यूमिनियम की होती है और उसके नीचे की जो परत है वो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई होती है। इसके अलावा दूसरी परत जो है उसको हम सबस्ट्रेटम, आंतरिक आवरण या अधस्तर कहते हैं। इसका निर्माण सीमा के निचले भाग से हुआ है। अब ये सारी जो परतें हैं बहुत कुछ स्वेस की परतों से मिलती जुलती है और ये माना जाता है कि महाद्वीपों के नीचे सियाल की गहराई जो है वो विभिन्न साधनों के आधार पर अलग अलग रूप में व्यक्त की गई है। जैसे कि ये कहा जाता है कि जो महाद्वीपों के नीचे जो सियाल का मतलब होता है कि सिलिका और एल्यूमिनियम। तो जो तापीय तर्कों के आधार पर ये बताया गया है कि 20 किलोमीटर तक है या कम है। धरातलीय लहरों के आधार पर इसको 15 किलोमीटर से अधिक बताया गया है। अनुदैर्ध्य या पी लहरों के आधार पर इसे 20 या 30 किलोमीटर बताया है और सबसे गहरी भूसन्नति उसके धसाव की गहराई के आधार पर इन्होंने इसे 29 किलोमीटर से अधिक बताया। तो इस प्रकार से ये होम्स ने अपनी इन 2 परतों का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है। इसके अलावा हम बात करते हैं वांडरग्राट की। तो जो वांडरग्राट है
उन्होंने भी गुटेनबर्ग और लिंक नाम के भूगोलवेत्ता ने जो प्रयोग किए थे उसके आधार पर पृथ्वी की 4 परतें बताई हैं। एक तो ऊपरी परत जो सियाल से बनी हुई है, और आंतरिक परत जिसे सीमा भी कहते हैं, और सिलिकेट और मेंटल भी कहते हैं, सिलिकेट से बनी हुई है। तीसरी परत सिलिकेट और मिश्रित धातुओं की है, और चौथी परत धातु केंद्र के रूप में मानी जाती है। अब जब हम ये बात करते हैं कि इन सारे भूगोलवेत्ताओं ने, आपने देखा कि अलग अलग तरह की अलग अलग परतों के बारे में बताया है, तो और इसके अलावा भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी के 3 मंडल पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। इसे हम 100 किलोमीटर तक गहरा मानते हैं। इसमें ग्रेनाइट चट्टान बहुत अधिक पाई जाती है, और सिलिका एवं एल्यूमिनियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसका घनत्व है 3.5। इसके अलावा पायरोस्फीयर, इसे मिश्रित मंडल कहते हैं। इसकी गहराई 100 से 2880 किलोमीटर तक है। उसका निर्माण बेसाल्ट से हुआ। उसका घनत्व है 5.6 सॉरी। फिर आता है बेरिस्फीयर। इसकी गहराई 2880 किलोमीटर है, और उसके बाद नीचे केंद्र तक है। इसका घनत्व 8 से 11 है, और इसकी रचना लोहे और निकल से हुई है। तो ये हमने अब पिछले 2 क्लासेस में और इस क्लास में हमने विभिन्न तथ्यों के आधार पर पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब एक अंतिम रूप से एक जो रिसेंट व्यू या अभिनव मत हमारे सामने आता है, उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उसके आधार पर पृथ्वी के अंदर कितनी परतें पाई जाती हैं। तो जैसे अब ये जो ऊपर के जितने भी हमने विवरणों की बात की, जिनके आधार पर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है, वो सब बहुत पुराने हो चुके हैं। अब जो प्राकृतिक या मानवकृत का मतलब है बमों के विस्फोट के द्वारा, आणविक परीक्षण के दौरान जो विस्फोट होते हैं उनके द्वारा, और भूकंपों की लहरों की गति के द्वारा, और उनके भ्रमण के पथ के आधार पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने बहुत सारे विश्लेषण किए, और उसके आधार पर जो पृथ्वी की परतों के बारे में उन्होंने 3 मुख्य रूप से परतें बताई हैं। पहली है क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल, और सबसे आंतरिक भाग जो है वो है अंतरतम। तो ये जो 3 परतें हैं, जब हम इनकी बात करते हैं तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने इन तीनों परतों को इनका जो आधार है मुख्य, वो भूकंपीय लहरें हैं। और भूकंपीय लहरों की जो गति में जो इन परतों के अंदर जो अंतर पाया जाता है, उसके आधार पर ही हम 3 प्रमुख मंडलों को लेते हैं। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा कठिन है, और है भी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा देख रहे हैं। तो हमें हो सकता है कि हम 2-3 बार इनको बार बार पढ़ें तो हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाए कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो किस किस पदार्थ से बना हुआ है। तो सबसे पहले जब हम क्रस्ट की बात करते हैं, तो जो क्रस्ट है उसका ऊपरी क्रस्ट का घनत्व जो है 2.8 है, और उसकी निचली क्रस्ट का 3 है। अब पहले तो प्रारंभ में तो क्या हुआ कि इन दोनों उपमंडलों की संरचना में बहुत अधिक अंतर पाया गया था, लेकिन आधुनिक विवरणों के आधार पर दोनों की संरचना को समान बताया गया है। घनत्व में अंतर जो पाया जाता है वो केवल दबाव के कारण है। जो ऊपरी क्रस्ट है उसके खनिजों का जो निर्माण है वो निचली क्रस्ट के खनिजों के निर्माण की तुलना में अपेक्षाकृत
कम दबाव पर संपन्न हुआ है। मेरे ख्याल से आपको ये वाला जो पैराग्राफ है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। भाई जब नेचुरली जब नीचे की जो परतों की खनिज है उन पर ऊपरी परतों की खनिजों का दबाव अधिक पड़ता है, इसीलिए दोनों में जो थोड़ा बहुत घनत्व का अंतर पाया जाता है वो इस दबाव के कारण ही पाया जाता है। अन्यथा दोनों जो परतें होती हैं वो बिल्कुल समान पाई जाती हैं। इसके अलावा हम जब मेंटल की बात करते हैं तो क्रस्ट के निचले भाग में भूकंपीय लहरों की गति जो है बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ जाती है। निचली क्रस्ट में पी जो है उस पी की 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति बढ़ कर के 7.9 किलोमीटर से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाती है। अब इस आधार पे क्या हुआ कि जो निचली क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल है उसके मध्य में एक डिसकंटिन्यूटी या असंबंधता का निर्माण होता है। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये करीब करीब हमारी जब हम प्रश्न पत्र में एक लाइन का क्वेश्चन भी बन जाता है। इसकी खोज सबसे पहले 1990 में ए मोहरबिकिक ने की थी और इसीलिए इसे मोहरबिकिक असंबंधता या मोहो असंबंधता कहते हैं। मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मोहो असंबंधता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार पाया जाता है। इसके नीचे पृथ्वी का कोर शुरू हो जाता है। अब आपने देखा कि जो मेंटल है उसमें मेंटल का पता हमें पता लग जाता है क्योंकि भूकंपीय लहरों की गति क्रस्ट के बाद अचानक से बढ़ जाती है और उसके बीच में एक मोह असंबंधता पाई जाती है। और इसके अलावा मेंटल की जो मोटाई है वो पूरी पृथ्वी के अर्धव्यास का 6371 किलोमीटर है। 6300 किलोमीटर के आधे से भी कम है, लेकिन पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% है और द्रव्यमान का 68% भाग है। अब सबसे पहले हमने मेंटल को हम क्या करेंगे, दो भागों में विभक्त करेंगे, भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर और घनत्व में अंतर के आधार पर। तो जो ऊपरी मेंटल है उसमें मोह असंबंधता से 1000 किलोमीटर की गहराई तक और निचली मेंटल से 1000 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक, परंतु इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडासी एंड ज्योग्राफिक जियोफिजिक्स के अन्वेषण के आधार पर इसे हम निम्न भागों में विभक्त करते हैं। थोड़ा सा आपको सुनने में कठिन लग रहा होगा। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ आप लोगों से कि जो मेंटल का ऊपरी भाग है यानी कि जहाँ से मोह असंबंधता शुरू होती है वहाँ से 1000 किलोमीटर की गहराई तक और निचली मेंटल में 1000 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो भी अन्वेषण किए गए हैं उसके कुछ भाग हैं। उनमें से जो पहला भाग है वो है मोह असंबंधता से 200 किलोमीटर तक की गहराई का भाग और 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक का भाग और 700 से 2900 किलोमीटर तक की गहराई का भाग, ये सब इसमें आ जाते हैं। अब ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति बहुत ज़्यादा धीमी पड़ जाती है। इस भाग को निम्न गति का मंडल कहते हैं। अब जैसे आपने देखा कि जैसे ही हम क्रस्ट से मेंटल में प्रवेश करते हैं तब तो गति एकदम से बढ़ जाती है, लेकिन सबसे ऊपरी मेंटल की जो सबसे ऊपर वाली जो परत है उसमें जो गति है वो 8.1 से थोड़ी कम यानी कि 7.8 तक ही रहती है। अर्थात जो 6.9 से बढ़ के 8.1 होती है, लेकिन इस जिस क्षेत्र में 7.9 रह जाती है उस क्षेत्र को हम निम्न गति का मंडल कहते हैं, जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अंतरतम की। तो जो अंतरतम है या कोर है उसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। अब 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक के भाग को हम कोर कहते हैं
मेंटल ऑब्लिक अंतरतम सीमा 2900 किलोमीटर को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। इस सीमा या गुटेनबर्ग असमानता के सारे घनत्व में बहुत ज़्यादा परिवर्तन पाया जाता है। अब यहाँ पहले हमने मोहरविकिक डिसकंटिन्यूटी या मोहरविकिक असमानता की बात की थी, और अब हम बात कर रहे हैं गुटेनबर्ग असमानता की, क्योंकि इस असमानता को गुटेनबर्ग ने ही दिया था। तो ये जो गुटेनबर्ग असमानता को एक बार मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगी कि जैसे ही हम मेंटल से अंदर की ओर जाते हैं, अर्थात जब हम कोर की या अंतरतम की बात करते हैं, तो अंतरतम का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक जाता है। और यानी कि जो मेंटल और अंतरतम के बीच का जो 2900 किलोमीटर का भाग है, उसको हम गुटेनबर्ग असमानता कहते हैं। यहाँ पर अब इसमें अंतर इसलिए हमें पता लग जाता है क्योंकि यहाँ पे घनत्व में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। जैसे ऊपरी मेंटल का जो घनत्व है 5.5 है, और उसके नीचे अंतरतम का घनत्व जो है 10 हो जाता है, और पी लहर की जो गति है वो अचानक से बढ़ जाती है। अर्थात उसकी गति जो है वो 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। नीचे से आने पर उसका घनत्व 12 से 13 तथा केंद्र पर 13.6 हो जाता है। और इस तरह अंतरतम का जो घनत्व है वो मेंटल के घनत्व से 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाता है। हालांकि मुझे लग रहा है कि आपको ये और दूसरे भूगोलवेत्ताओं की बजाय जो रिसेंट व्यूज़ हैं ये मेरे ख्याल से थोड़े ज़्यादा समझ में आ रहे होंगे, और आप एक बार फिर से इनको ध्यान से सुनिए। और जैसे जो रिसेंट व्यूज़ जो हैं क्रस्ट, मेंटल और अंतरतम के आधार पर, उसके आधार पर हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं तो जो ये जब हमने अंतरतम की बात कर रहे थे, तो जो अंतरतम का जो आयतन है वो समस्त पृथ्वी के आयतन का मात्र 16% ही है, और समस्त द्रव्यमान का केवल 32% ही है। अंतरतम को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, बाह्य अंतरतम और आंतरिक अंतरतम। तो जैसे मान लीजिए ये जो जैसे जब हम बात कर रहे हैं कि विभाजक सीमा 5150 किलोमीटर की गहराई पर निश्चित की गई है। मतलब आप खुद देख लीजिए, जो 2900 किलोमीटर है उसमें से 5150 किलोमीटर की गहराई पर ये सीमा निश्चित की गई है। बाह्य अंतरतम का विस्तार 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई के बीच का है। इस मंडल में भूकंपीय ऐश लहरें प्रविष्ट नहीं हो पाती हैं। इस मंडल को तरल अवस्था में होना चाहिए। 5150 से 6371 किलोमीटर की गहराई का भाग जो था वो आंतरिक अंतरतम कहलाता है, ठोस अवस्था में, और घनत्व 13.6 है। पी लहर की गति 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब जैसे हम बात करते हैं कि सामान्य रूप में हम देखा जाए तो कोर की रचना जो है वो लोहे और निकेल से हुई है। दूसरी संभावना के अनुसार कोर की रचना सिलिकेट से भी मानी जाती है, लेकिन अब ये 2 संभावनाएं हमारे सामने व्यक्त हो रही हैं कि कोर की रचना सिलिकेट से हुई है या फिर लोहे और निकेल से हुई है। लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव होता है तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना टूटकर धात्विक पदार्थों में बदल गई है, जिस कारण घनत्व अधिक हो गया है। और तीसरी संभावना ये भी बताई जाती है कि शुरुआत में कोर जो हाइड्रोजन का बना था, लेकिन बाद में कोर में बहुत ज़्यादा दबाव के कारण इसका रूपांतरण धात्विक पदार्थों में हो गया है। अब और एक संभावना ये भी
रखी जाती है।